नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखो आज हम लोग कोशिका चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। कल का जो क्लास हुआ था काफी इंपॉर्टेंट हुआ था। आई होप आप लोग वो क्लास कर चुके होंगे। जितने भी स्टूडेंट्स हो, आज जो होगा ना कोशिका चैप्टर में 45 क्वेश्चन करने वाला हूं, जो कि सभी टॉपिक से रहेगा और सारा का सारा टॉपिक कवर कर दूंगा। ठीक है, तो कल का क्लास आप लोग आई होप देख लिए होंगे। बहुत सारे टॉपिक, कई सारे वन लाइनर क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहा कि एक यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रक का मुख्य कार्य क्या होता है। देखो, जैसे आप लोग कोशिका के बारे में पढ़े होंगे, जैसे कल पढ़ाए थे यूकेरियोटिक प्रोकैरियोटिक। यूकेरियोटिक जैसे कि हम लोगों में पाए जाते हैं ये कोशिका, उसमें जो है ना क्या पाए जाते हैं, केंद्रक पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है मेरी जान? केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। कह रहा है कि उस केंद्रक का आखिर क्या कार्य होता है। यूकेरियोटिक में जो केंद्रक होते हैं ये कार्य क्या होता है। देखो मेरी जान, यहां से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। यही न्यूक्लियस जिसमें पाए जाते हैं डीएनए, क्या पाया जाता है? डीएनए, है ना। डीएनए पाया जाता है और जो कि आनुवंशिक गुणों का क्या करता है, लक्षण करता है ना। इसमें क्या होते हैं, झिल्ली पाए जाते हैं, डबल झिल्ली। केंद्रक में क्या होते हैं, दोहरी झिल्ली वाले होते हैं, याद रखना। तो पहला ऑप्शन अवशिष्ट को बताता, पाचन करता है, भोजन के लिए भंडारण इकाई के रूप में कार्य करता है, ऊर्जा का उत्पादन करता है, या चौथा ऑप्शन आपके पास है कोशिका की जीवन प्रक्रियाओं को निर्देशित करता है। मेरी जान, ये देखो कोशिका की जो जीवन प्रक्रिया है यही से और कभी भी कोई भी कोशिका टूट करके अलग कोशिका बनता है ना, वो केंद्रक से ही बनता है। तो ऑप्शन इसका डी होगा, है ना। डी इसका राइट आंसर होगा। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आ रहा है, सवाल नंबर दूसरा। देखो दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पे है, केंद्रक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अभी हम आपको कई सारी बातें केंद्रक के बारे में बता भी दिया हूं, और यहाँ पे केंद्रक के बारे में कुछ कथन दिया हुआ है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखो सबसे पहला बात, आप लोग जब कोशिका के बारे में पढ़ोगे उसमें क्या होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है, मतलब केंद्रक होता है, और केंद्रक के चारों ओर झिल्ली भी होता है, जिसे केंद्रक झिल्ली कहता है। और केंद्रक के अंदर में पाया जाता है डीएनए। क्या पाया जाता है? डीएनए, है ना, डीएनए पाया जाता है। और ये जो केंद्रक होते हैं, क्या होता है, केंद्रक झिल्ली एवं दोहरी परत वाली संरचना है। बिल्कुल, केंद्रक झिल्ली जो है ना एक दोहरी परत, मतलब डबल झिल्ली होते हैं, डबल हेलिक्स, सॉरी डबल हेलिक्स, तो ये केंद्रक इसका डीएनए का भाग होता है ना, ये दोहरी झिल्ली वाले होते हैं। कौन? तो पहला बातें तो सही है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा बातें सत्य नहीं है। ठीक है, केंद्रक झिल्ली गैर छिद्रपूर्ण और कठोर होते हैं। क्या केंद्रक झिल्ली जो होते हैं, नहीं ये कठोर नहीं, ये छिद्र युक्त होते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि गैर छिद्र, क्या इसमें छिद्र नहीं पाए जाते हैं? बिल्कुल मेरी जान, छिद्र पाया जाता है। ये कहा कि केंद्रक झिल्ली गैर छिद्र है, नहीं, ये बातें जो है ना बिल्कुल सरासर गलत है, ये बातें गलत है। केंद्रक जो है ना कोशिकीय जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्कुल, जनन की क्रिया में जो है ना केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये बातें तो बिल्कुल सत्य है। कहा कि केंद्रक में गुणसूत्र मींस क्रोमोसोम होते हैं। बिल्कुल, क्रोमोसोम जो होते हैं इसी में, डीएनए में ही होते हैं ना, केंद्रक में ही पाए जाते हैं गुणसूत्र। तो ऑप्शन ये भी सही है, ये भी सही। तो गलत कौन सा है? नहीं, कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना इसका अभी आंसर सही होगा, आंसर सही है। केंद्रक के बारे में यह कथन गलत है। ठीक है, चलो तीसरा सवाल है, आप लोग जल्दी से इसका जवाब दो। देखो अगर आपको लग रहा है ना ये सवाल हमारे लिए जरूरी है, वैसे मैं बोल रहा हूं जिसको पता है या पढ़े हो या आपका नोट्स में उतारा हुआ है, और जो नहीं सवाल उतारा रहेगा उसको उतार लेना कॉपी में। ठीक है, कल तो पढ़ा दिया था। अगला तीसरा सवाल है कि सदृश को पूरा करने के लिए एक पद को चयन करें। यहां देखो, केंद्रक जैसे कि संबंधित है यूकेरियोटिक कोशिका से, मतलब कि जो यूकेरियोटिक कोशिका होते हैं उसमें केंद्रक होते हैं, और केंद्रिकाएं यहाँ पे जैसा कि न्यूक्लियोइड जो है ना किस में होता है। देखो हम लोग जो अगर पढ़े थे यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, ठीक है, एक कोशिका पढ़े थे यूकेरियोटिक के बारे में, एक पढ़े थे प्रोकैरियोटिक के बारे में। ध्यान सुनना, एक होता है यूकेरियोटिक की कोशिका, एक होता है यूकेरियोटिक की कोशिकाएं, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। देखो जो यूकेरियोटिक कोशिका होते हैं उसमें जो केंद्रक होते हैं वो झिल्ली द्वारा घिरे होते हैं, और उसमें क्रोमोसोम भी होते हैं, है ना, केंद्रक यूकेरियोटिक कोशिका। जबकि इसमें जो केंद्रक होते हैं प्रोकैरियोटिक में उसमें केंद्रक कोई नहीं रहता है, उसमें ऐसे क्रोमोसोम भटकते रहता है। यहाँ पे बात करते हैं ये जो केंद्रिकाएं होते हैं, केंद्रिकाएं या फिर न्यूक्लियोइड, ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं का भाग होता है। किसका? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। जैसे ये हो गया आपका बैक्टीरिया, जितना भी होता है ना वो प्रोकैरियोटिक में आते हैं। बैक्टीरिया जितना भी होता है, जीवाणु जिसको कहते हैं, वो प्रोकैरियोटिक में आते हैं। ठीक है, सॉरी बैक्टीरिया बोल सकते हो। बैक्टीरिया जो होता है ना किसमें आते हैं,
प्रोक्रिएटिव में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, चौथा नंबर। जल्दी से चौथा नंबर सवाल को पढ़ेंगे और इसका जवाब देंगे। कह रहा है कि प्रोक्रिएटिव कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस मामले में यूकेरियोटिक कोशिका से भिन्न है। ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। कह रहा है क्वेश्चन क्या, प्रोक्रिएटिव कोशिका। कौन सा, प्रोक्रिएटिव, समझ रहे हो ना, प्रोक्रिएटिव जो पहले प्राचीन वाले होते हैं उसे प्रोक्रिएटिव में कहा जाता है। तो प्रोक्रिएटिव कोशिका जो होते हैं, क्या कह रहा है, प्रोक्रिएटिव कोशिकाएं किस प्रकार, मतलब निम्नलिखित में से किस मामले में यूकेरियोटिक से भिन्न है। क्या प्रोक्रिएटिव में, एक प्रोक्रिएटिव के बारे में सोचना है आपको, क्या एक वास्तविक केंद्रक होता है? नहीं, प्रोक्रिएटिव जो होते हैं, प्रोक्रिएटिव में वास्तविक केंद्रक नहीं होते हैं, जबकि यूकेरियोटिक में होता है। तो हमको सोचना इसके बारे में, यहां पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। प्रोक्रिएटिव कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस मामले यूकेरियोटिक से अलग है। तो प्रोक्रिएटिव में तो ये नहीं होता है, राइबोसोम थोड़ा बहुत होता है 17S, लेकिन अभी आप लोग को देखना है झिल्ली से घिरे कोशिकांग। देखो प्रोक्रिएटिव में झिल्ली से राइबोसोम भी नहीं होते हैं, झिल्ली से घिरे कोशिकांग भी नहीं होते हैं। कोई झिल्ली बाह्य केंद्रक नहीं पा, मतलब इसमें कोई झिल्ली बंद, मतलब बंद बोलोगे, बंद है, ठीक है, केंद्रक नहीं, इसमें झिल्ली बंद मतलब केंद्रक ही नहीं होता है। जबकि प्रोक्रिएटिव कोशिकाएं जो होते हैं, ये प्रोक्रिएटिव कोशिका है जिसको जीवाणु कहते हैं, बैक्टीरिया बोल सकते हो, इसका तो केंद्रक ही नहीं होते हैं, तो कैसे होगा, ये कोई झिल्ली बांधे केंद्रक नहीं होता है। इसमें समझ में आ रहा है ना, किसमें, प्रोक्रिएटिव में। जबकि यूकेरियोटिक में तो केंद्रक होता है ना, और इसमें झिल्ली भी होते हैं, कई सारे कोशिकांग भी होते हैं। प्रोक्रिएटिव में ऐसा बातें नहीं होता। चौथा प्रश्न हो गया। देखो मेरी जान, अगर आपको कोई भी सवाल का जवाब पता है ना, तो उसका जवाब देते रहना। सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट 9th क्लास का हो या अदर क्लास का भी अगर कोई देख रहे हो, वो अभी आप लोग कमेंट करते रहना, ठीक है। अगला सवाल है 5 नंबर, करा केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं। बिल्कुल, ये जो केंद्रक होते हैं कोशिका के केंद्रक में क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, है ना, गुणसूत्र है, और यही क्रोमेटिन में जाके बदलता है, जो केवल कोशिका के विभाजन होने के समय छड़ के संरचनाओं के रूप में दिखाई देते हैं। ये गुणसूत्र किससे बने होते हैं। क्वेश्चन है कि केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं वो जब कोशिका के विभाजन होते हैं, जब वो टूटता है, कोशिका केंद्र से टूटता है, वो छड़ की जैसे दिखाई पड़ता है, इस तरह से छड़ के जैसा दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो वो कह रहा है ये गुणसूत्र जो होते हैं वो किसका बना होता है, गुणसूत्र है किसका बना होता है, आरएन। और ये जो गुणसूत्र होता है, याद रख लेना, डीएनए, किसका, डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं, किसका, डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। आप सभी को पता होना चाहिए किसका बना होता है, डीएनए और प्रोटीन, और डीएनए ही आनुवंशिक क्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे राइट आंसर होगा डीएनए तथा प्रोटीन, डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। कौन सा, ये गुणसूत्र है। चलो अगला सवाल है 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी छड़ के आकार की संरचनाएं केंद्रक के केवल तब पाई जाती है, मतलब केंद्रक में छड़ के आकार की संरचना केंद्रक में तब पाए जाते हैं जब कोशिका विभाजन होने वाली होती है। ऐसा कौन सा कोशिका है जब केंद्रक विभाजित होता है तब पाया जाता है, मतलब छड़ के आकार की संरचनाएं केंद्रक के तब केंद्र में तब पाए जब विभाजन होता है। जब केंद्रक विभाजित होता है, ये छड़ जैसी रचनाएं पाई जाती है, जिसे हम लोग गुणसूत्र कहते हैं, मतलब क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम फिर धागे रचना में बदल जाता है, जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमेटिन। जब छड़ जैसा रचना होगा उसे क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। और फिर ये जब धागे रचना में बदलता है उसे क्रोमेटिन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। क्लियर है ना। चलो तो ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है 7वां नंबर। ध्यान से पढ़ेंगे और जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी स्टूडेंट्स। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हो लाइव क्लास को, सभी स्टूडेंट्स क्या करना, जवाब देना बाबू। नाम लेने की जरूरत नहीं है, किसी का नाम लेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 का था, कोशिका के केंद्रक में, ये जो कोशिका होते हैं उसके केंद्रक में क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। डीएनए निम्नलिखित में से किस पदार्थ के निर्माण के लिए सूचना का स्रोत है। देखो डीएनए जो होते हैं ना, हमारे आनुवांशिक गुणों में भाग लेते हैं, और डीएनए से ही आप सभी का, जैसे कि कान का बारे में बात करें, मतलब वृद्धि के लिए, बाल के वृद्धि के लिए अलग प्रोटीन होते हैं, हाथ की वृद्धि के लिए अलग प्रोटीन, लंबाई की वृद्धि के लिए अलग प्रोटीन, वो डीएनए पे निर्भर करता है ना। और डीएनए पता क्या है, प्रोटीन संश्लेषण, मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे कि किस पदार्थ के निर्माण के लिए सूचनाएं का स्रोत है, किस पदार्थ का निर्माण करता है। मतलब ये जो है ना अलग अलग प्रकार के प्रोटीन का निर्माण का सूचनाएं देता है।
ताकि आपको वृद्धि मिल सके। कई सारे प्रोटीन अलग अलग होते हैं, उसका निर्माण करता है, क्योंकि प्रोटीन कई सारे प्रकार है। ये जो डीएनए होते हैं ना, ये प्रोटीन बोल सकते हो। इसका पदार्थ के निर्माण के लिए सूचनाएं स्रोत है, वो प्रोटीन जो पदार्थ होते हैं उसके निर्माण के लिए एक सूचना का स्रोत है डीएनए ही। प्रोटीन निर्माण के लिए अलग अलग प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करने में मदद करता है ये। अगला क्वेश्चन है, मानव नर जनन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। मानव नर जनन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितने होते हैं? अगर बात करते हैं मनुष्य में, जो ओवरऑल 46 गुणसूत्र पाए, और गुणसूत्र जो होता है ना, जोरों पाए इस प्रकार से 2 गुणसूत्र एक साथ रहता है ना। 2 गुणसूत्र क्या रहते हैं? एक साथ रहते हैं। 2 गुणसूत्र कितने साथ रहते हैं? एक साथ रहते हैं। ध्यान सुनो इस टॉपिक को। तो इस प्रकार से हमारे जो कोशिका में होते हैं 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। मतलब कि अगर पेयर की बात करते हैं 23 जोड़ा। एक बात यहां से ध्यान देना, 23 जोड़ा गुणसूत्र पाए जाते हैं। और इन 23 जोड़ों में जो हम लोगों में होते हैं ना, चाहे अगर बात करते हैं, देखो ध्यान, इस टॉपिक को ध्यान से सुन लेना। और एक बात याद रखना, लेकिन 40 तो होते हैं, लेकिन अगर बात करते हैं नर और महिला में, ध्यान सुनना, नर और मादा, ये तो बाद में बताते जाऊं। ये बात देखो, शुक्राणु और अंडाणु है ना, अभी शुक्राणु में जो होता है, शुक्राणु भी एक प्रकार कोशिका है। शुक्राणु ये जो होता है 23 जोड़ा या 46 गुणसूत्र, ये सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। लेकिन गुणसूत्र जो होते हैं इसमें क्या कहते हैं, शुक्राणु में ओनली 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और अंडाणु में भी कितने पाए जाते हैं? 23 की बात करते हैं। अंडाणु में भी 23, शुक्राणु में भी 23। एक बात याद है आपको, ये जो होते हैं ना, मतलब नर के कोशिकाओं में जो कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 40 और 23 जोड़ा। इसमें जो है ना, लगभग पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा, मतलब मादा में जो होते हैं ये XX होते हैं। क्या होते हैं? XX होते हैं सभी में। कहां तक? लगभग 2300 जोड़ा मादा में क्या होते हैं? XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। और पुरुष में, मतलब नर में भी सभी जोड़ा, जो 23 जोड़ा है, मतलब ये सभी जोड़ा बोल सकते हो, मतलब ये भी क्या होता है, लगभग 22 जोड़ा जो होते हैं ना, 22 जोड़ा, इसमें भी XX गुणसूत्र पाए, जोड़ा में पाया जाता है XX। एक जोड़ा इसमें अलग होता है जिसका नाम होता है XY, इसलिए इसको नर कहा गया। क्योंकि देखो, नर हो और मादा सभी चीज सेम तो नहीं होते, एक चीज अलग होता है। तो मतलब यहाँ पे जो एक गुणसूत्र अलग होता है जिसका नाम होता है XY, ये अलग प्रकार का गुणसूत्र है। बाकी 22 जो जोड़ा है ना, ये गुणसूत्र सेम होते हैं। 22 जोड़ा जो गुणसूत्र होते हैं सेम होते हैं, और इसी को कहते हैं ऑटो क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? ऑटो, है ना, ऑटो क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे? ऑटो क्रोमो, है ना, क्रोमोसोम बोल सकते हैं। ऑटो क्रोमोसोम की संख्या कितने होते हैं? 22 जोड़ा होता है। लेकिन लिंग गुणसूत्र की बात करते हैं, वो एक जोड़ा होते हैं। ये लास्ट वाला लिंग गुणसूत्र जो लिंग निर्धारित करता है कि लड़का होगा कि लड़की, वो लिंग गुणसूत्र की संख्या जो होता है ओनली एक होते हैं। एक जोड़ा, कितने जोड़ा? एक जोड़ा होता है जो लिंग को निर्धारित करता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, मानव नर जनन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितने होते हैं? 23 जोड़ा होते हैं। लिंग गुणसूत्रों में कितने जोड़ा गुणसूत्र होते हैं? जनन कोशिकाओं में, मतलब नर जनन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ा। क्लियर है? ऑटोसोम पूछेगा तो 22 जोड़ा, लिंग गुणसूत्र पूछेगा तो एक जोड़ा, मतलब 2 गो। ठीक है, ये सवाल काफी इंपोर्टेंट है यहाँ से। अगला सवाल है, मनुष्य में कितने जोड़े सेक्स क्रोमोसोम मौजूद होते हैं? मतलब लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं? लिंग गुणसूत्र जो होते हैं कितने होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम कितने होते हैं बताएंगे। 46 जोड़े नहीं, 46 तो होगा नहीं, 2 जोड़ा नहीं, एक जोड़ा मात्र पाया जाता है जिसका नाम था XY। ये एक जोड़ा हुआ, मतलब 2 गुणसूत्र हुए। यहाँ पे एक जोड़ा ही जो निर्धारित करता है, वो निर्धारित करता है कि लड़का कौन होगा, कौन लड़की होगा। ठीक है, चलो, ये एक जोड़ा हो गया जिसका नाम एगो का X है, एगो का Y। ठीक है, ये बातें क्लियर हुआ। अगला सवाल 10 नंबर, कौन सा कोशिकांग ATP के उत्पादन से संबंधित है? देखो, ये क्वेश्चन भी समझ लेना। जब हम कोशिका के बारे में पढ़ते हैं, कोशिका जो होते हैं, कोशिकाओं में क्या होता है? केंद्रक होता है, और इधर बाकी क्या होते हैं? इधर कोशिका द्रव होता है। क्या होते हैं? कोशिका द्रव होते हैं। और इसी कोशिका द्रव में कई सारे कोशिकांगक होते हैं, जिसमें एक कोशिकांगक होते हैं
जिसका नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि दोहरी झिल्ली वाले होते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कोशिका के कौन से कोशिका अंग होते हैं जिसमें एटीपी के उत्पादन होते हैं। ये कोशिका है, इसमें ये कोशिका द्रव है, इसमें ये जो संरचना है यहाँ पे इसको जूमिंग करके दिखाया गया है, ये इसमें क्रिस्टी एक भाग है और जो क्षेत्रफल बनाता है इसका, तो ये क्या रहता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना एटीपी का निर्माण करता है और ऊर्जा का निर्माण यही होता है माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी ग्रुप में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए होता है, खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम भी पाए जाते हैं। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम। जैसे कि केंद्रक में खुद का डीएनए, मतलब डीएनए पाया था केंद्रक में, तो उसी प्रकार से इसमें भी खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम भी पाया जाता है, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 क्वेश्चन अभी तक हो चुका है, 10 में से आप लोग बताओ कितने क्वेश्चन सही कर पाए हो, ठीक है। 10 क्वेश्चन में आप लोग कितने सही कर पाए हो बता दो, फटाफट जल्दी बताएंगे। 10 क्वेश्चन हो गया ना। चलो ये देख सकते हो, ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मुड़ी हुई आंतरिक झिल्ली एटीपी उत्पादन के लिए डैश को बढ़ाने में मदद करता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उसमें कुछ इस प्रकार से मुड़ी हुई छड़ जैसी रचनाएं होती है। ये क्या काम करता है? ये जो मुड़ी हुई छड़ जैसी रचना देख रहे हो, ये क्या काम करता है ना? ये क्या काम करता है? ये जो होता है ना, ये जो होता है एटीपी के उत्पादन के लिए क्षेत्रफल को बढ़ाने का काम करता है। क्षेत्रफल को बढ़ाने का मींस पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाने में मदद करता है। ये हो गया आपका डबल झिल्ली वाले, दोहरी झिल्ली वाले कोशिका अंग का नाम पूछेगा तो आपको याद रखना। हमने एक ट्रिक बताया था दोहरी झिल्ली वाले का, किसी को याद है क्या? महक से याद रखना। मौ से हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ह से हरित लवक, क से केंद्रक। ये 3 ऐसे कोशिकांग है जिसमें दोहरी झिल्ली होते हैं। महक, ये ट्रिक है क्या? महक, ठीक है, महक। ये मौ से हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ह से हो गया हरित लवक, क से हो गया केंद्रक, जिसमें डबल झिल्ली होती है। ठीक है। चलो 12वां नंबर सवाल है, कौन सी अनूठी विशेषताएं माइटोकॉन्ड्रिया को अपने स्वयं क्या करा? कौन सा ऐसा अनूठी, जो बोल सकते हो क्या कहता है, अनूठी विशेषता है माइटोकॉन्ड्रिया को अपने स्वयं के कुछ प्रोटीन बनाने की अनुमति देता है। स्वयं का प्रोटीन बनाने के लिए देखो, प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? राइबोसोम, जो कहां पाए थे? अंतःप्रज्वलिका में। लेकिन ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं इसमें खुद का डीएनए और खुद का प्रोटीन पाए जाते हैं। सॉरी, डीएनए और खुद का राइबोज है ना, राइबोसोम, राइबोसोम पाए जाते हैं। यही जो क्या करता है? राइबोसोम ही प्रोटीन का निर्माण करता है। तो कौन सी ऐसी विशेषता है जो माइटोकॉन्ड्रिया को अपने स्वयं के कुछ प्रोटीन बनाने के लिए मतलब होते हैं? उनमें अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, बिल्कुल, उनमें खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होते हैं, ये बोल सकते हो। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आज का ये क्लास होगा 45 क्वेश्चन का, जिसमें मैं 40 क्वेश्चन बताऊंगा और 5 क्वेश्चन आपको लास्ट का होमवर्क भी मिलने वाला है। तो क्लास को अंत देखना, मजा आएगा, ठीक है। और लाइक नहीं करते आप लोग, लाइक कर देना और सभी स्टूडेंट्स कमेंट करते रहना सभी क्वेश्चन का। चलो 13 नंबर क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक सेल मतलब यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होते हैं, के कोशिका द्रव, जैसे कि ये यूकैरियोटिक कोशिका मान लो हम लोगों की कोशिका, उसमें कोशिका द्रव होते हैं। कोशिका द्रव में पाए जाने वाली छोटी नलिका रचनाओं के नेटवर्क को क्या कहते हैं? जो छोटी नलिकाओं के जाल होता है, इस तरह के जाल को क्या कहते हैं? देखो इसमें जो जाल होते हैं, चपटी ऐसी रचना, मतलब ऐसे आप लोग देखोगे, ये चपटी, ये देख रहे ये वाला रचना, ये सभी ये कहते हैं, इसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, मतलब कि अंतःप्रद्रवी जालिका इसको कहा जाता है। क्या कहते हैं? कहा था ना क्वेश्चन, यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं कोशिका में, कोशिका द्रव में पाई जाने वाली छोटी नलिकार रचनाओं के नेटवर्क को क्या कहते हैं? नेटवर्क को क्या कहते हैं? नेटवर्क ऑफ टीनी ट्यूबुलर है ना स्ट्रक्चर्स फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं मेरी जान? उसको कहते हैं अंतःप्रज्वलिका। और ये भी 2 प्रकार का होता है, SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, और E मतलब एक SER होता है, एक होता है रफ, RER है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, ठीक है। और ये जो रफ होते हैं, रफ जो एंडोप्लाज्मिक, इसमें जो छोटे छोटे दाना देख रहे हो, ये जो दाना दिखाई दे रहा है ना रफ वाला में, वो क्या कहलाता है? वह है मतलब राइबोज है ना, राइबोसोम, जो कि प्रोटीन का संश्लेषण करता है। और जो SER होता है, इसका काम क्या है?
SER ये चिकना जो होता है इसमें होता है वसा, क्या बोल सकते हो, वसा बोल सकते हैं ना, वसा का ये निर्माण करता है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन भी अभी लाएंगे, शायद आया होगा। 14 नंबर क्वेश्चन, कौन सा कोशिकांग विभिन्न साइटोप्लाज्म क्षेत्रों के बीच सामग्री के परिवहन के लिए चैनल के रूप में कार्य करता है? देखो आप लोग को जब मैं पढ़ा रहा था कोशिका चैप्टर, ये देखो अगर आप करते, ये कोशिका है, ये एक प्रकार का कोशिका है, इसमें जो होते हैं ना, क्या होते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, साइटोप्लाज्म में जो मतलब कोशिका द्रव्य में परिवहन के लिए ये जो जाल फैला हुआ है, किसका, अंतःप्रज्वलिका का, ये जो जाल फैला हुआ है, अगर मान लो यहाँ पे कोई सामान है, उसको यहाँ से यहाँ लेके जाना है एक जगह दूसरे जगह, तो यही क्या कहता है, आओ हम पे बैठो, हम तुमको लेके जाएंगे। कौन, यही ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना, एक जगह से दूसरी जगह परिवहन का काम करता है, ये कोई चिपका हुआ रहता है, यही कह रहा है आओ मैं लेके जाता हूं तुमको, परिवहन का कार्य करता कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, अंतःप्रद्रवी जालिका इसको कहते हैं, अंतःप्रद्रवी जालिका परिवहन का काम करता है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, और ये जो एक क्वेश्चन है ALP के एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, ALP के एग्जाम में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग समझ में आ गया होगा, परिवहन के लिए कौन जिम्मेदार है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन के चलते 15 नंबर, देखो कोशिका में लिपिड के निर्माण के लिए कौन सा कोशिकांग मतलब जिम्मेदार होता है? देखो जब बात करते हैं ये वाला, इसको कहते हैं ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो टाइप का होते हैं, एक होता है SER, एक होता है ER मतलब क्या कहते हैं रफ, RER। ठीक है, एक होता है RER। देखो RER जो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें क्या होते हैं बाबू, प्रोटीन मतलब क्या कहते हैं राइबोस होते हैं, ये प्रोटीन का निर्माण करता है। लेकिन जो SER होते हैं मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं ना, ये चिकना होता है, इसमें वसा का निर्माण मतलब वही क्या कहते हैं, लिपिड। लिपिड एक प्रकार क्या होता है, वसा होता है। ठीक है, लिपिड एक प्रकार का फैट जो मतलब वसा होता है। ठीक है, तो वसा का जो निर्माण होता है उसमें कौन सा कोशिकांग मतलब जिम्मेदार होता है, तो वो याद रखना, खुरदरी तो नहीं होगा, खुरदरी में तो RBC होता है, वो होगा चिकनी वाला SER। SER है ना, S इसको कहते हैं SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन कितना ही अच्छा है, देखो आप लोग जब चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको अंदाजा होगा, ये सब चीज पढ़ा चुका है ना, पढ़ाए थे ना। और देखो क्वेश्चन का लेवल देखो कैसे कैसे पूछा जाता है, ये RRB JEE के एग्जाम में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और मैं बहुत मेहनत से ये क्वेश्चन मैं आप सभी को लेके आया हूं, इसे सारा क्वेश्चन याद कर लेना। SER आपको अभी जस्ट बताया हूं, SER यहाँ पे देखो क्वेश्चन कितना बड़ा है, क्वेश्चन पूछने तरीका देखो, यहाँ सारा चीज SER के बारे में लिखा हुआ है। वसा अणुओं का निर्माण, वसा अणु या लिपिड के निर्माण में मदद करता है। यहाँ पे वसा को ही क्या कहा गया, लिपिड, वसा अणु या लिपिड में मदद करता है। क्या SER का पूर्ण रूप मतलब पूरा नाम पूछा गया है। एक कोशिकांग जो वसा अणु या लिपिड के निर्माण में मदद करता है, जो कार्य के लिए महत्वपूर्ण है। तो SER का ये क्वेश्चन इतना ही है, इसका पूर्ण रूप मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका पूरा नाम हो गया। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर है। ठीक है, 16 सवाल हो गया, इधर देखते रहना बाबू यहाँ पे। ठीक है, चलो सभी स्टूडेंट अच्छे से देखना इधर फिर। ठीक है, चलो अगला सवाल है, कौन सा कोशिकांग विषाक्त, हाँ ये भी याद रख लेना, जो विषाक्त के लिए मतलब यही चीज क्या SER जो होते हैं ना, मतलब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अगर कभी कभी क्या होता है किडनी में, सॉरी लिवर जो होते हैं ना, आप लोग कभी ज्यादा दवाई खाए तो उसको मैनेज करने का काम करता है यही SER है ना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बट यहाँ पे ऑप्शन क्या आप लोगों को सिर्फ स्मूथ ना जाकर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिया है, क्योंकि ये इसी का भाग होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो कह रहा है विषाक्त पदार्थ और दवाओं का विष मुक्त करता है। कौन सा जो कोशिकांग होते हैं वह दवाई जो होता है ना, वो विष युक्त पदार्थ जो होते हैं उसको विष मुक्त करता है, वो SER ही करता है ना, SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करता है। बट ऑप्शन में नहीं है तो उसको हम लोग क्या मार सकते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मारेंगे। इसका दो काम हो गया, एगो लिपिड का निर्माण करता है और विषामुक्त जो विष युक्त पदार्थ होता है उसे विषामुक्त करता है। ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट है। अब देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही जुड़ा होता है गोल्जी, है ना, ये गोल्जी ना, हाँ बहुत अच्छा। चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गोल्जी उपकरण का एक कार्य, बहुत अच्छा। अब हम लोग पढ़ेंगे गोल्जी उपकरण। अब देखो गोल्जी उपकरण क्या होता है, गोल्जी उपकरण, अच्छा गोल्जी
उपकरण जो है ना, इसका खोज किसने किया था बताओ। गोल्जी उपकरण का खोज किसने किया था, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। यहाँ पे कह रहा क्या काम होता है, प्रकाश संश्लेषण नहीं करता, प्रोटीन संश्लेषण तो नहीं करता है। देखो प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा ना, प्रोटीन संश्लेषण मतलब राइबोज करता है, एटीपी का माइटोकॉन्ड्रिया। ये सामग्रियों को का पैकेजिंग और श्रावण करता है। ये पैकेजिंग, इसका कई सारे काम बोल सकते हो गोल्जी उपकरण का। सबसे पहला काम है पैकेजिंग करना। पैकेजिंग किया और इसको शेप दे करके, मतलब अगर हमको एक कोशिका से दूसरे कोशिका में किसी चीज को ले जाना हो, एक कोशिका से दूसरे कोशिका में, इसको शेप आकार देकर, कभी कभी ऐसा अगर रहता है, इसको ऐसे आकार देने में भी क्या करता है, मतलब आकार अच्छा से गोल गोल करने में मदद करता है। कौन, यही कौन, क्या कहते हैं, गोल्जी उपकरण। ठीक है, पैकेजिंग का भी काम करता है, श्रवण का भी काम करता है, मतलब सामग्रियों का पैकेजिंग करने का काम होता है किसका, पैकेजिंग एंड, है ना, ये पैकेजिंग और श्रवण का काम करता है। सेक्रेशन ऑफ मटेरियल्स, बहुत अच्छा। अगला 19वां, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गोल्जी कॉम्प्लेक्स से संबंधित नहीं है, मतलब गोल्जी उपकरण से कौन सा कार्य संबंधित नहीं है। अभी देखो इसका कई सारे कार्य होता है, जिसमें से यहाँ पे आपको बताना कौन सा कार्य उससे संबंधित नहीं है। अभी जैसा बताए थे यह लाइसोसोम, हाँ बिल्कुल, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल्जी उपकरण ही लाइसोसोम का निर्माण करता है, जो अंतःकोशिकीय पाचन में मदद करता है। पहला बात है तो सत्य है, कह रहा है कि कौन सा सत्य नहीं है, ऑप्शन भी सही है तो सही नहीं है। यह कोशिका से पदार्थों के प्रवेश और निकास की अनुमति देता है, नहीं, अरे यार अनुमति थोड़े, अनुमति तो कोशिका झिल्ली देता है ना, किसी भी चीज को अंदर आने जाने की अनुमति कौन देता है, कोशिका झिल्ली देता है। ये बात सरासरी गलत है, तो क्वेश्चन कहा था कौन सा गलत है, तो यही वाला गलत है, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो, यह कोशिका के बाहर पदार्थ का परिवहन और श्रवण, हाँ बाहर पदार्थ का जो है ना परिवहन और श्रवण करता है, बिल्कुल परिवहन करने में मदद करता है, एक जगह से सेवा कर करके दूसरी जगह भेजने में। यह अंतःद्रव्य जालिका, मतलब अंतःपटवीय जालिका, मतलब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ईआर से प्राप्त प्रोटीन को संश्लेषित कर पैकेज करता है। बिल्कुल ये बातें भी सही है, ये भी सही है, लेकिन यह कोशिका से पदार्थों के परिवहन और निकास की अनुमति नहीं, ये बात ऐसा नहीं है, इसका मतलब यही गलत है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, कहता है कि पुट्टिकाएं मतलब वैक्यूल्स, पुट्टिकाएं जो होते हैं वैक्यूल्स जिसको कहते हैं, में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन और संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है। देखो वैक्यूल्स जो होते हैं, पुट्टिकाएं जो होते हैं, उसमें लिपिड और पैकेजिंग करने का काम सीधा बोलेंगे किसका, गोल्जी बॉडी का होता है, मतलब गोल्जी बॉडी का ही होता है, गोल्जी काय का होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, 20 सवाल अभी तक हम लोग कर चुका हूं, तो 20 में से आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाए हो जल्दी बताएंगे। 20 में से आप लोग का क्वेश्चन कितना सही हुआ है, लगभग 40-45 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन है, हम लोग 40 पढ़ेंगे और 5 आपका होमवर्क रहेगा। अगला करते हैं, गोल्जी उपकरण निम्नलिखित में से किस कोशिकांग से जुड़े होते हैं। अब देखो बात करते हैं गोल्जी उपकरण, देखो गोल्जी उपकरण क्या केंद्र से जुड़ा हुआ, क्या माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी उपकरण वो अंतःपरदरी जालिका से ही जुड़े होते हैं। ये जो अंतःपरदरी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, उसी से गोल्जी उपकरण जुड़े होते हैं। क्या आपने भी यही सोचा था, यस या नो बताओ। चलो ये सवाल भी क्लियर हो गया आप लोगों का, आई होप। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है 22 नंबर, किस कोशिका को आत्मघाती थैली भी कहता है। ये क्वेश्चन तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और ये देख सकते हैं एनटीपीसी के एग्जाम में भी पूछा हुआ है 2022 में, ठीक है। तो आत्मघाती थैली लाइसोसोम, क्या कहते हैं, लाइसोसोम। अच्छा मैं कल आप लोगों को बताया था लाइसोसोम का खोज किसने किया था, बताओ तो। लाइसोसोम जो है इसका खोज किसने किया था, बताओ फटाफट जल्दी से कमेंट कर देना, लाइसोसोम का खोज किसने किया, है ना। अगला सवाल आपके पास है 23 नंबर। अब यहां से हम लोग लवक टॉपिक स्टार्ट हुआ है, लवक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे सारा टॉपिक। लवक मींस प्लास्टिड जो होते हैं ना, जो केवल पादप, हाँ अगर बात करते हैं पादप कोशिका में, देखो पादप और जंतु में सभी चीज पाया, लेकिन सिर्फ लवक जो होते हैं ना, लवक सिर्फ किसमें पाया जाता है, लवक जिसको प्लास्टिड कहते हैं वो पादप में पाए जाते हैं। किसमें सहायता है, देखो लवक की बात करते हैं, लवक जो है ना, लवक दो प्रकार होते हैं, प्लास्टिड दो प्रकार होते हैं, एक क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, दो प्रकार का होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, है ना, दो प्रकार के लवक होते हैं, याद रखना, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट है। क्रोमोप्लास्ट इसको रंगीन कहते हैं, क्या कहते हैं, रंगीन लवक, और एक होते हैं रंगहीन, क्या होते हैं, रंगहीन लवक, ठीक है। और रंगीन में क्रोमोप्लास्ट का एक भाग होता है, क्रोमोप्लास्ट का ही भाग होता है, क्या कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट का एक भाग होता है बाबू, ये जो हरित लवक जिसको कहते हैं, हरित लवक, है ना, हरित लवक।
तो यहाँ पे याद रखना क्रोमोप्लास्ट जो होता है क्लोरोफिल वर्णक है, मुक्त क्लोरोप्लास्ट को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, इसी का एक भाग होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो वैसे तो 3 भाग ना बोलना, अभी अगर भाग ऐसे प्लास्टिड का 3 भाग मतलब 2 भाग होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। इसी का एक और भाग होता है जिसमें रंग होता है, क्लोरोफिल होता है, उसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, और इसको कहते हैं, देखो क्रोमोप्लास्ट इसको कहते हैं मतलब रंगीन लवक, और इसको कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट है। देखो वर्णिक इसको कहते हैं वर्णिक लवक, इसको बोलेंगे अवर्णिक भी बोल सकते हो, ये अलग नाम होता है। ल्यूकोप्लास्ट मुख्य रूप से वे कोशिकांग होते हैं जिसमें स्टार्च, तेल और प्रोटीन कणिकाएं जैसे पदार्थ जमा होता है। और ये जो होता है क्रोमोप्लास्ट, इसमें क्योंकि क्लोरोफिल है और ये प्रकाश संश्लेषण मतलब भोजन बनाने में मदद करता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मदद करता है, ये वाला क्रोमोप्लास्ट है। जबकि ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, वो जमा करने भंडारण करने में मदद करता है, याद रखना। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, भंडारण करने में मदद करता है, किसका, स्टार्च, तेल, जो भी प्रोटीन होता है उसके कणिकाओं को भंडारित करने में मदद करता है, ये भोजन बनाने में मदद करता है, कौन, क्रोमोप्लास्ट है। ये क्वेश्चन था कि वर्ण लवक जो होता है, प्लास्टिड जो होता है, केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, उसका किसमें सहायता होता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण अभी जस्ट बताए थे, ये जो क्रोमोप्लास्ट ये प्रकाश संश्लेषण करता है और ये भंडारण करता है। ये क्या करता है, भंडारण। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, ये भंडारण करता है, बिल्कुल ये वाला ऑप्शन सही है ना। फोटोसिंथेसिस और स्टोरेज का काम करता है, कौन, वर्णक लवक, है ना। वर्णक बोल सकते या प्लास्टिड बोल सकते, लवक या प्लास्टिड। ठीक है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आ रहा है 24। क्लोरोप्लास्ट जिसको हरित लवक के नाम से जानते हैं, कोशिका के निम्नलिखित में से किस भाग में मौजूद, अभी जस्ट बताए थे, कोशिका के किस भाग में पाए जाते हैं, जो क्रोमोप्लास्ट के होते हैं उसी में पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट में ही पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट है। तो क्वेश्चन था क्लोरोप्लास्ट हरित लवक के किस भाग में, तो केंद्रक या फिर प्रोक्सिसोम, कोशिका द्रव, अंतःप्रजालिका। ये क्वेश्चन क्या था, क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक है कोशिका के अच्छा ये सभी जो होता है कोशिका द्रव में पाया जाएगा, कोशिका द्रव में पाया जाएगा ना, कोशिका द्रव में पाया जाएगा, है ना, कोशिका द्रव में सारा कोशिकांग पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट है। अगला पर्णहरित या क्लोरोफिल जो होते हैं वर्णक कोशिका के इनमें से किस घटक में मौजूद होते हैं। देखो क्लोरोफिल अभी जो था ये हरित लवक में मौजूद होते हैं, किसमें, हरित लवक, हरित क्लोरोफिल, यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं होगा, हरित लवक मतलब क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट है ना, क्लोरोप्लास्ट है, इसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, शॉर्ट का प्लास्ट है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट होगा, तो ये हरित लवक कहते हैं। तो जो क्लोरोफिल होते हैं वो हरित लवक में मौजूद होते हैं, याद रख लेना, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। अगला सवाल है 25 के 26, रंगहीन। देखो रंगहीन होते हैं, अभी जस्ट बता, एक रंगहीन होते हैं, एक क्रोमोप्लास्ट मतलब रंगहीन जिसको क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, एक होते हैं अवर्णिक लवक जिसको रंगहीन कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट उसको कहते हैं। ल्यूको वर्ण का क्या कहलाता है, उसको कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, ल्यूको, है ना। क्रोमोप्लास्ट तो रंगीन होता है, क्या होते हैं, रंगीन होता है, और ये प्रकाश संश्लेषण करता है, ये जो होता है ल्यूकोप्लास्ट भोजन को भंडारण करने में मदद करता है। ठीक है, चलो ये हो गया ल्यूकोप्लास्ट है। चलो अगला सवाल कह रहा कि अब देखो यहाँ पे जो क्लोरोफिल मतलब क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो हरा रंग प्रदान करता है, और क्रोमोप्लास्ट आप लोग मैं दिखा देता हूं, क्रोमोप्लास्ट जो भी बता रहा था मैं, क्रोमोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट के कई सारे भाग होते हैं, एक होते हैं क्लोरोप्लास्ट और भी कई सारे, क्लोरोप्लास्ट वाला भाग जो है ना पौधे को हरा रंग देता है, कौन सा रंग, हरा वाला, और कई सारे रंग जो होता है लाल, पीला, गुलाबी, अलग अलग रंग देता है ना, इसी का अन्य भाग देता है, मतलब क्रोमोप्लास्ट का ही अन्य भाग इसको लाल पीला करता है। ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड होगा, लगता है 27 नंबर। कह रहा कि किन लवकों या प्लास्टिड से में ऐसे वर्णक होते हैं जो पौधे को उनका पीला, नारंगी और लाल देता है। मतलब लवकों में ऐसा कौन सा वर्णक होते हैं, कई सारे वर्णक होते हैं, जैसे कि क्रोमोप्लास्ट है और ल्यूकोप्लास्ट है। क्रोमोप्लास्ट में होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, उसमें और सारे कई सारे वर्णक होते हैं जो कि कह रहा है कि उनका पीला रंग देता है या नारंगी देता है या लाल देता है। क्या क्रोमोप्लास्ट तो देता है, क्लोरोप्लास्ट तो हरा देता है, क्लोरोप्लास्ट वो हरा देगा, हरा का ये हरा पूछा भी नहीं है, हरा के बारे में यहाँ पे नहीं पूछा है, इसलिए क्लोरोप्लास्ट इसका राइट आंसर नहीं होगा। ल्यूकोप्लास्ट तो रंगहीन होता है, इसका मतलब क्रोमोप्लास्ट के अन्य वर्णक ही इसका अलग अलग रंग देता है। ठीक है, याद रखना क्रोमोप्लास्ट का। 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका में स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं का भंडारण मतलब संग्रहण होता है। अभी जस्ट बताए थे वर्णक जो होता है 2 प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट है। क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वहां पे क्या होता है, वो रंग प्रदान करता है, जबकि ल्यूकोप्लास्ट वो रंगहीन होते हैं और वो क्या करते हैं, ल्यूकोप्लास्ट को अवर्णिक लवक कहते हैं, यही क्या करता है, भंडारण में मदद करता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका,
बी वाला ऑप्शन सही होगा। समझ में आ रहा है ना, 28 का बी, और ये रेलवे ग्रुप डी में पूछा हुआ 2022 का क्वेश्चन है। अब देखो 29 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस कोशिकांगक का अपना डीएनए नहीं पाया? अच्छा जी, कई सारे ऐसे कोशिकांगक होते हैं जिसमें खुद का डीएनए पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है, प्लेस्टिड भी जो होते हैं ना, ये तीनों जो हो गया इसमें खुद का डीएनए पाया जाता है, लेकिन लाइसोसोम में डीएनए नहीं पाया जाता। अब हम लोग का टॉपिक बचा हुआ लाइसोसोम ही बचा हुआ है जो नहीं पढ़े, बट अभी पढ़ाएंगे, ठीक है, लाइसोसोम के बारे में, जिसको आत्मघाती थैली कहते हैं। चलो, निम्नलिखित में से 30 नंबर क्वेश्चन है, किस जीव में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, सॉरी क्रोमोप्लास्ट है, होगा प्लास्ट पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट किसमें पाए? क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो मतलब रंग बता दो, यहाँ पे कौन सा जीव होगा बताओ, यहाँ पे कौन सा होगा? आपके पास ऑप्शन है गुलाब, हाइड्रा, अमीबा, बताओ। ये क्वेश्चन मैं होमवर्क देता हूं आप सभी के लिए। देखो वैसे तो यहाँ पे देखो ये अलग अलग जीव है, वैसे क्रोमोप्लास्ट रंग प्रधान सिर्फ पेड़ पौधा में होगा, तो यहाँ पे ये अलग जीव है, मतलब पेड़ पौधा, एक ही ऑप्शन में गुलाब, तो इसका राइट आंसर गुलाब ही होगा। ठीक है, समझ में आया ना? चलो लास्ट वाला क्वेश्चन जब होमवर्क दूंगा ना 40 से आगे, तो वो आप लोग को बताना कॉमेंट में। अब देखो अगला टॉपिक आया हम लोग रिक्तिका, है ना, राजधानी जिसको वैक्यूल्स, सॉरी वैक्यूल्स ना, रिक्तिका को क्या कहते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वैक्यूल्स इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट में कौन सा कथन जो है ना गलत है वैक्यूल्स के बारे में, तो रिक्तिका के बारे में ये बताना है। रिक्तिकाएं जो होते हैं पादप में भी पाए जाते हैं, जंतु में, हालांकि जंतु में छोटा होता है जबकि पादप में रिक्तिकाएं बड़ा होता है। इसका कई सारे काम होता है, यहाँ पे वही सब कह रहा है कि कौन सा काम गलत है, आपको देखना है। पादप कोशिका में रिक्तिका कोशिका रस से भरी, बिल्कुल, जो कोशिका होते हैं पादप कोशिका में, वो जो कोशिका रस से भरा होता है, ये सही बात है। जो स्थिरता और कठोरता प्रदान करने में, ये बातें सही है, कह रहा है कौन सा नहीं है। रिक्तिका जो है अमीनो एसिड, शर्करा, कार्बनिक एसिड और प्रोटीन और जैसे महत्वपूर्ण पदार्थों का भंडारण करता है, बिल्कुल भंडारण करता है। पादप कोशिका में आमतौर पर एक बड़ी केंद्रीय राजधानी होती है, पादप कोशिका में बड़ी राजधानी। रिक्तिका कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार। अरे यार ये देखो, रिक्तिका जो होते हैं क्या प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है? प्रोटीन संश्लेषण करता है रिक्तिका? नहीं मेरी जान, रिक्तिका कैसे प्रोटीन संश्लेषण करेगा? प्रोटीन संश्लेषण तो राइबोसोम करते हैं, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण करता है, ये वाला कथन गलत है। तो हम, मेरा जो सही होगा आंसर यही वाला ऑप्शन होगा, डी वाला, ठीक है, ध्यान से देखना। बाकी ये सभी होता है। पादप कोशिकाओं में आमतौर पर एक बड़ी केंद्रीय राजधानी भी इसको कहते हैं, रिक्तिका बोलो, राजधानी बोलो, वैक्यूल्स बोलो, ये सब इसी का नाम होता है। तो पादप में बड़ा होता है, जंतु में छोटा होते हैं, ठीक है, याद रखना। 31 क्वेश्चन हो गया। 32 नंबर क्वेश्चन देखो इंपोर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पादप और जंतु कोशिका में रिक्तिका की सही तुलना, अच्छा रिक्तिका की सही तुलना, रिक्तिका पादप में क्या होता है? बड़ा होता है, जंतु में छोटा। अब वो कहा कौन सा? जंतु कोशिका में पादप कोशिका की तुलना में बड़ी रिक्तिका, जंतु कोशिका में पादप से बड़ी। अरे यार पादप में बड़ा थोड़े होता है, ये पहला कथन गलत है। अगला, पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में रिक्तिका अनुपस्थित, लो ये कह रहा अनुपस्थित। अनुपस्थित कैसे? ये होता है, देख रहे हैं कितना बड़ा। ये पादप में, जंतु में क्या होता है? छोटा छोटा होता है ना, क्योंकि पादप को ज्यादा जल की आवश्यकता होता है, इसलिए जल को संग्रहित करने का काम करता है ये रिक्तिका। पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में समान आकार की रिक्तिका, समान आकार का नहीं, पादप में बड़ा होता है, तो ऑप्शन डी ही बचा, ऑप्शन डी सही। पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिका होती है, जंतु कोशिका में छोटी होती है, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ऑडियो वीडियो जा रहा है ना बहुत अच्छा से, क्लियर है ना? बहुत बच्चा बोल रहा है झरझर कर रहा था, तो ठीक है पवन जी बताओ, क्लियर है सब चीज? वीडियो बन रहा है ना? अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, शरीर में चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार की कोशिका विभाजन का उपयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। जब शरीर में चोट लगता है उसका कोशिका विभाजन में मदद करता है। आप लोग कोशिका टूटता है, एक से बने दो, दो से इस प्रकार से टूट करके अलग जो होता है ना, इसको कहते हैं माइटोसिस। याद रखना, जो कह रहा है कि चोट की मरम्मत के लिए, जब चोट लगा उसकी मरम्मत के लिए कोशिका जो विभाजन का उपयोग होता है वो केवल माइटोसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? माइटोसिस उपयोग किया जाता है, माइटोसिस क्रिया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, केंद्रक विभाजन। जब केंद्रक विभाजन होता है, केंद्रक विभाजन, एक से बना दो केंद्रक, और साथ ही साथ कोशिका द्रव भी विभाजित होता है। केंद्रक विभाजन के साथ साथ कोशिका द्रव भी विभाजित होता है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिख रहा है? केंद्रक विभाजन के बाद, हाँ देखो लिखा हुआ है ना, केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका द्रव के विभाजन के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? जब केंद्रक विभाजन के लिए प्रयोग, अगर केंद्रक के लिए पूछेगा ना, उसको कहेंगे केंद्रक विभाजन, है ना, कार्योकिनेसिस। लेकिन यहां पे कह रहा है केंद्र कोशिका द्रव के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? उसको कहेंगे कोशिका द्रव विभाजन, मतलब
निषेध, साइटोनेसिस है ना, साइटोनेसिस। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, कोशिका विभाजन, कोशिका द्रव के लिए कोशिका द्रव विभाजन। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? जीवन की मूलभूत और संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? देखो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे दे क्या? कितना क्वेश्चन हो चुका हम लोग का? 35 क्वेश्चन उधर हो गया क्या? चलो ये 35 क्वेश्चन बता देता हूं। जीवन की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? तो मूलभूत जीवन की तो ये हो गया कोशिका, सेल को कहते हैं। अच्छा, सेल जो नाम दिया था ये किसने दिया था? सेल नाम किसने दिया था? रॉबर्ट हुक। किसने दिया था? है ना, रॉबर्ट हुक ने दिया था। रॉबर्ट हुक ने दिया था कब? 1665 में ना, 1665 में। तो 35 क्वेश्चन आज हम लोग कर चुके हैं। 35 क्वेश्चन में आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर पाए हो एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ फटाफट। 35 क्वेश्चन में आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर पाए हो? अब ये जो 5 क्वेश्चन आपका लास्ट का है, ये देखो कोशिका से फिर क्या बनता है? उत्तक बनता है। उत्तक कई सारे उत्तक मिलकर अंग बनता है, कई सारे अंग मिलकर अंग बनता है। ये सब बातें भी ध्यान रखना आप लोग। चलो ये जो लास्ट का 5 क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, जैसे कि 36 नंबर आपके लिए होमवर्क है, ये HW है। इसका जवाब क्या करना है? कमेंट में कमेंट करना है। निम्नलिखित में से मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होगी? कितना मिनट हो गया फोन देखो लाइव क्लास? बताओ ये क्वेश्चन का जवाब लोग कमेंट में बता दो। कितना टाइम हुआ है? मतलब क्लास 40 हुआ है, 5 मिनट इसका एक कर देते हैं और। तो बड़ी कोशिका कौन है? आप लोग मानव शरीर की पूछ रहा है, बता देना आंसर कमेंट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश मतलब ये अधिकांश प्रोकैरियोटिस मतलब प्रोकैरियोटिक में मौजूद नहीं होते हैं? कौन सा कोशिका अंगक है जो प्रोकैरियोटिक जो होते हैं उसमें नहीं पाए जाते हैं? ये आपके पास 4 ऑप्शन, इसका जवाब कमेंट में कमेंट करो। कहां करो? कमेंट करो फटाफट जल्दी से। ये आपके लिए, मैं नहीं बताऊंगा इसका जवाब। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग को कोशिका में प्रोटीन कारखाने के रूप में, हाँ प्रोटीन का कारखाना किसको कहते हैं? ऑप्शन ए राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज। ये क्वेश्चन का भी जवाब आपको क्या करना है? कमेंट करना। मैं इसका जवाब नहीं बताऊंगा। ठीक है, अगर आप लोग कमेंट करना देखेंगे इसका सही जवाब होता है। ठीक है, 38 क्वेश्चन हो गया। ये रहा 39, प्रोकैरियोटिक कोशिका में देखे जाने वाले एक कोशिकांग। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है, ये जो बैक्टीरिया में पाया जाता है, उसमें ऐसा कौन सा कोशिका अंगक होते हैं जो पाए जाते हैं, बाकी कुछ नहीं पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक में? ठीक है, यूकैरियोटिक में तो सब चीज पाया जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क। कोशिका का केंद्रक एक जेली जैसे पदार्थ से घिरा होता है, जिसे क्या कहते हैं? देखो कोशिका का केंद्रक एक जेली जैसी पदार्थ से घिरा होता है, उस पदार्थ का नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो आज हम लोग लगभग 40 क्वेश्चन देखे, तो 40 में से आप लोग कितने क्वेश्चन सत्य कर पाए हो एक बार जरूर बताना। देखो मेरी जान, हम जो बोले थे 1 लाइनर क्वेश्चन, ठीक है, 1 लाइनर जो क्वेश्चन होते हैं ये हम लोगों का बचा हुआ। आज थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया, इसलिए हम लोग 1 लाइनर जो है ना, लगभग 114 1 लाइनर क्वेश्चन है। कितना? 114 क्वेश्चन 1 लाइनर है इसी चैप्टर का। ठीक है, 1 लाइनर मतलब जैसे खोज तोज कब हुआ, ये सब मैं कल का एक वीडियो बना करके आप लोग को अपलोड कर दूंगा इसी चैनल पे, वहां पे मिल जाएगा। तो आप लोग को क्या करना है, जल्दी से हमारे इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करो, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर डेली कितना बजे? 6 बजे शाम को लाइव क्लास में डेली। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर करो। ठीक है।